लगभग 10 दिन पहले तक सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने की कस्में खाने वाले ईरान ने यमन में उसे इतना तगड़ा झटका दिया कि सऊदी अरब के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी 10 मार्च को ही ईरान ने सऊदी अरब से अपने टूटे रिश्ते बहाल करने पर हामी भरी थी, लेकिन एक दिन पहले ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों ने यमन में हमला कर दिया और यमन के कम से कम 10 सैनिक मारे गए, जिसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि ईरान ने सऊदी अरब को दोस्ती की मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। बल्कि इस बार तो हूथी विद्रोहियों ने रमजान का महीना शुरू होते ही यमन की फौज पर हमला बोल दिया, जबकि पिछले साल अप्रैल में रमजान के महीने में ही यमन में युद्ध विराम लागू किया गया था। अक्टूबर तक वो सीज फायर कायम रहा और उसके खत्म होने के बाद भी बीते 6 महीने से यमन में हिंसा काफी कम हो गई थी, लेकिन हूथी विद्रोहियों को शांति रास नहीं आई। इसलिए इस बार रमजान आते ही उन्होंने खून खराबा शुरू करके सारी कसर पूरी कर दी और सऊदी अरब को यमन की सेना को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हूथी विद्रोहियों ने ईरान का ऑर्डर न माना हो और ईरान के मना करने के बावजूद यमन की फौज को निशाना बनाया हो, क्योंकि ईरान की मदद के बिना हूथी विद्रोही कुछ भी नहीं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि ईरान ने हूथी विद्रोहियों से यमन में हमला करवाकर सऊदी अरब को धोखा दे दिया। यमन में वहां की सरकार और हूथी विद्रोहियों के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें एक तरफ सऊदी अरब है तो दूसरी तरफ ईरान खड़ा है। सऊदी अरब यमन का पड़ोसी है और दोनों सुन्नी मुसलमान देश हैं। इसलिए 2015 में सऊदी अरब यमन की सरकार की तरफ से ही हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। वहीं ईरान शिया मुस्लिम है और यमन के हूथी विद्रोही भी। यही वजह है कि ईरान हूथी विद्रोहियों के पीछे खड़ा है। वो उन्हें हथियार भी सप्लाई करता है और ईरान से मिले उन्हीं हथियारों से हूथी विद्रोही सऊदी अरब और यमन की सरकार से लड़ते हैं। लेकिन ईरान और सऊदी अरब जैसे दुश्मनों में बात बनने के बाद पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि यमन की जंग थम जाएगी, लेकिन हुआ उसका एकदम उलट। और अब यमन की आग में घी डलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने यमन की फौज पर मारिब प्रांत में धावा बोला। और मारिब प्रांत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं। मारिब प्रांत यमन की राजधानी सना से करीब 200 किलोमीटर पूर्व में है और सना पर 9 साल से हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। बल्कि उत्तरी यमन में हूथी विद्रोहियों का सिक्का चलता है, लेकिन उत्तरी यमन में ही मौजूद मारिब इकलौता वो इलाका है जहां यमन की सरकार का आखिरी गढ़ बचा है। ऊपर से मारिब में तेल के कुओं का भंडार भी है, इसीलिए हूथी विद्रोही लंबे वक्त से मारिब पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। खतरा यह है कि अगर तेल के वो कुएं हूथी विद्रोहियों के हाथ लग गए तो फिर यमन को उनके चंगुल से निकाल पाना नामुमकिन हो जाएगा। और मारिब पर हमला करके हूथी विद्रोहियों ने दिखा दिया कि उन्हें ईरान और सऊदी अरब की डील से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमला करने के साथ ही हूथी विद्रोहियों की सेना ने बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करके सऊदी अरब को सीधी चेतावनी भी दी और सऊदी अरब के बॉर्डर के पास ही मिलिट्री ड्रिल करके उसे अपनी ताकत दिखाई। तोप, गोले, मिसाइलें, बंदूक, हूथी सरकार की सेना ने अपना हर हथियार आजमाया। इस ड्रिल के जरिए जंगल, रेगिस्तान और पहाड़ हर तरह के इलाके में दुश्मन से निपटने की प्रैक्टिस की गई और सऊदी अरब को धमकी दी गई कि अगर यमन पर उसके हमले नहीं रुके तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। इधर मुंबई में इंडिगो के एक विमान में शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विमान के मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही उन दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने शराब पीकर विमान में न सिर्फ हंगामा किया बल्कि क्रू के सदस्यों के साथ भी बदतमीजी की। इंडिगो के जिस विमान में यह घटना हुई उसने दुबई से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। उधर खबर है कि खुद को अमेरिका का दोस्त बताने वाला ऑस्ट्रेलिया उसे धोखा देने में लगा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका की टीम में शामिल होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया चीन से धड़ल्ले से निवेश पाने में लगा है। यानी कहने का मतलब यह कि ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से खेल रहा है। एक तरफ वो ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुई डील के जरिए परमाणु पनडुब्बी लेना चाहता है और दूसरी तरफ वो चीन से निवेश जुटाकर अपनी अर्थव्यवस्था को धार देने में भी लगा है। ग्लोबल टाइम्स अखबार ने ऑस्ट्रेलिया की ताजा फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि पिछले साल की आखिरी तिमाही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया में $440 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 36,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो कि उससे पहले की तिमाही से 300% ज्यादा है। चीन वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पर पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया में चीन का निवेश कम हो गया था, जिसमें अब फिर उछाल आ गया है। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश बोलिविया में हजारों टीचर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव की मांग को लेकर राजधानी लापास में जमकर हंगामा किया और इस दौरान वो पुलिस वालों से भी भिड़ गए, जिसके बाद हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को उन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन इसके बाद तो प्रदर्शनकारी टीचर और ज्यादा उग्र हो गए। उन्होंने भी पुलिस वालों पर पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर मिर्च का पाउडर भी डाल दिया।
लेकिन इसके बाद भी गुस्साए टीचरों ने हंगामा जारी रखा और कुछ देर बाद वो वहां शिक्षा मंत्रालय की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस वालों के लिए प्रदर्शनकारियों को संभालना मुश्किल हो गया। हालांकि पुलिस की एक टीम ने लापास में शिक्षा मंत्रालय की तरफ जाने वाली सड़क को फौरन बंद कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी आगे नहीं जा पाए। ये टीचर करीब 3 हफ्ते से वहां शिक्षा नीति में सुधार और शिक्षा बजट बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी टीचरों के मुताबिक बोलीविया में शिक्षा की हालत बेहद खराब है, इसलिए उन्होंने स्कूलों में टीचरों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है। इधर दिल्ली सरकार की एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच ने परिवहन विभाग के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को एक टैक्सी मालिक से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया, जिनके खिलाफ 22 मार्च को उस टैक्सी मालिक ने एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत की थी। आरोप है कि परिवहन विभाग के तीनों कर्मचारियों ने गाड़ी छोड़ने के बदले 1000 रुपए मांगे थे। एसीबी का दावा है कि तीनों आरोपियों को टैक्सी मालिक से घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। उधर प्रधानमंत्री के सरनेम पर की गई टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों की जमानत भी दे दी। हाल राहुल इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। लेकिन इस बीच देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पुतले जलाए। कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला। उनके हाथों में राहुल की तस्वीर वाले पोस्टर दिखे, जिन पर डरो मत लिखा नजर आया। इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। तमिलनाडु के मदुरई में भी प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए। गुजरात के सूरत में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, क्योंकि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में आयोजित रैली में पीएम के सरनेम पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद राहुल के बयान के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ था और सूरत की जिला अदालत ने इसी मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई। इस दौरान राहुल खुद कोर्ट में मौजूद रहे। इस बीच प्रधानमंत्री के सरनेम पर की गई टिप्पणी के इस मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। राहुल गांधी इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील करने वाले हैं, जहां से राहत नहीं मिलने पर उनके चुनाव लड़ने पर संकट मंडरा सकता है। यही नहीं, सदन में उनकी सदस्यता भी खतरे में है। इस बीच एलएसी के पास भारत की मिलिट्री और वायुसेना ने मिलकर अभ्यास किया। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के बाद इस इलाके में भारतीय सेना की ये 4थी ड्रिल है, जिसमें थल सेना और वायुसेना की क्विक रिएक्शन फोर्स ने चीन की घुसपैठ को नाकाम करने का अभ्यास किया। दावा है कि इस अभ्यास के जरिए भारतीय सेना एलएसी की तरफ बढ़ने वाली चीन की सेना को महज 96 घंटों में ढेर कर सकती है और इसके लिए बाकायदा जवानों ने 96 घंटों तक बिना रुके अभ्यास भी किया। एलएसी के करीब हुई इस ड्रिल में वायुसेना का लड़ाकू विमान रफाल और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुआ। वहीं थल सेना के कई घातक टैंक और मिसाइलों ने भी अपना जौहर दिखाया, जिनके जरिए घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन को पस्त करने की तैयारी को परखा गया। इससे पहले जनवरी और फरवरी में भी सेना ने इसी तरह की ड्रिल की थी, जिनका मकसद पूर्वोत्तर के इलाकों में चीन को मुंहतोड़ जवाब देना था। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नवरात्र पर कुट्टू का आटा खाने से दर्जनों लोग बीमार हो गए। उन्हें पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम तो ये कहते हैं सरकार से कि इस पर बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि नेटो ने परमाणु बम गिराने वाले B-52 बॉम्बर को यूरोप के ऊपर उड़ाकर पुतिन को ताकत दिखाई। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 के साथ स्पेन, रोमानिया और इटली के लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले बॉम्बर के साथ 6 लड़ाकू विमान उड़ान भरते नजर आए। हालांकि इन सभी खतरनाक लड़ाकू विमानों ने एक साथ किस जगह उड़ान भरी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन खबर के मुताबिक अमेरिका का बॉम्बर और स्पेन, रोमानिया और इटली के लड़ाकू विमान यूरोप के ऊपर ही उड़े और जंग के बीच उन्होंने एक बार फिर पुतिन को यह बता दिया कि नेटो की ताकत से टकराना आसान नहीं है। यानी अगर पुतिन ने यूक्रेन के युद्ध से पैर पीछे नहीं खींचे तो उन्हें लंबे वक्त तक जंग के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि नेटो यूक्रेन की मदद करने से पीछे हटने वाला नहीं है।